हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिंपल और सोबर बात कर रहा हूँ मेग मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में। देखिएगा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है, इस शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और उसका रीज़न दो तीन हो सकते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत समय से जो मैं इसका एनालिसिस आपके साथ करता जा रहा हूँ। तीसरी बात क्या है कि मेरे पास जो मेग मनी के जो शेयर्स हैं, मैं आपको आज डिस्क्लोजर के रूप में बताऊं कि मेरी जो इसकी कॉस्ट है, अगर मैं इसमें से जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है तो लगभग ना के बराबर है। तो सिंपल सी बात ये कि हो सकता है कि मेरा जो है वेस्टेड इंटरेस्ट हो इस शेयर्स के बारे में बात करते वक्त, बट मैं पर्सनली जो है इसको काफ़ी समय से जो है होल्ड किए हुए हूँ अभी भी। और जो है 2017 में इसमें काफ़ी अच्छे जो प्रॉफिट्स थे, और जो फर्स्ट मंथ ऑफ द 2018 में भी हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था इसके अंदर। तो 2017 और 18 और उसके बाद जो है इस बिज़नेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं आई है, प्रॉब्लम जो है स्मॉल और मिड कैप मार्केट की वैल्यूएशंस में आई है। तो आइएगा, मैं अब इसकी बात करता हूँ। जब मैं इस शेयर्स की बात करता था तो मार्केट के अंदर कोई शेयर्स को जानता नहीं था, कोई इसकी बात नहीं करता था। तो आप समझ लीजिएगा, तो ये शेयर्स जो है लाइमलाइट में नहीं रहता था। आजकल तो ये मीडिया में छाया रहता है। और ध्यान रखिएगा, आज जो इस शेयर्स के अंदर जो रिजल्ट आया, उस एनालिसिस से करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मीडिया के अंदर जो एक एंकर हैं जो किसी टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आते, तो मेरे जो है व्यूअर्स के मेरे पास फ़ोन आए थे, तो उन्होंने बताया कि वो जो वाजपेयी सर जो है, उन्होंने जो है इसको जो है फ्राइडे के दिन जो है रिकमेंड किया था। तो जो है रिजल्ट इसका जो है आया आज, तो इसका एनालिसिस हम करते हैं। तो देखिएगा, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो सारी दुनिया उस शेयर्स को खरीद के बैठ जाती है जब टीवी के अंदर वो शेयर्स आता है। तो हो सकता है कि एक प्रेशर जो है देखने के लिए आपको मिल सकता है इस शेयर्स के अंदर, मैं इस बात से जो है इनकार नहीं करता हूँ। तो मेरी जो स्टडी है, जो थ्योरी है, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। मैं आपको ना बाय की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ना सेल की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, इस शेयर्स के अंदर जो है पीछे कुछ दिनों में वॉल्यूम्स बढ़ गए थे, तो हालांकि आज जो वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो शेयर्स है, ये 52 रुपये के आसपास जो है आज सुबह खुला और ये 53 रुपये के आसपास तक गया, और ये पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और इंतजार करता रहा रिजल्ट का। शाम को रिजल्ट आया, मार्केट को जैसे ही रिजल्ट आया, मार्केट को रिजल्ट खराब लगे और शेयर की पिटाई हो गई। और कोई नई बात नहीं है, मैं इस शेयर को इतने सालों से रखे हूँ। बहुत बार अच्छे रिजल्ट पे भी ये जो शेयर है पिट जाता है, और कभी कभी खराब रिजल्ट के ऊपर भी ये शेयर ऊपर चल जाता है। इसकी कोई जो है ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं। अब रिजल्ट कैसे आए थे ये हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, ये इसके अंदर प्राइस करेक्शन, अगर हम इसकी पिछली इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से अगर हम इसकी पी मार्केट कैप की बात करें, तो देखिएगा इसकी जो मार्केट कैप है आज भी केवल 1260 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। 1286 इन 50 रुपए के प्राइजेस पे। पी रेशो 4.79 है, हालांकि पिछले साल की अर्निंग्स पे है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस बात करोगे तो पी रेशो 5 से ऊपर चली गई होगी। पी रेशो का मतलब होता है शेयर प्राइस और कंपनी की अर्निंग पर शेयर की रिलेशनशिप, यानी कि अर्निंग के मुकाबले में 5 गुना कीमत पे ये शेयर्स जो है मिल रहा है। बुक वैल्यू शेयर्स की 45 रुपये, यानी कि ये अपनी बुक वैल्यू से केवल 5 रुपये जो शेयर है ऊपर चल रहा है। डिविडेंड जो है 100% दिया, 1 रुपये की फेस वैल्यू पे 1 रुपये का डिविडेंड इसके अंदर आया। तो जो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो करीबन 2% के आसपास बनती है इन प्राइसेस पे, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.2। तो ये रिजल्ट डिस्कस करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करनी ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो है सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब हम बात करने लगे आपके साथ, तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है हम देखने लगे, तो सबसे पहली बात ये लगी कि रिजल्ट अच्छे हैं ख़राब है। तो ये जो है निष्कर्ष का जो है विषय निकालते हैं हम, और क्या निष्कर्ष निकलता है वो मैं अब आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो MOL मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ये करती क्या है कंपनी। देखिए, ये कंपनी जो है वास्तव में, वैसे तो और भी कंपनी है लेकिन बेसिकली दो कंपनियों का ग्रुप है एक। हालांकि सब्सिडरी की जब लिस्ट देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कंपनियां नजर आएंगी। दो कंपनियां इसके अंदर, और दो कंपनियां क्या है, एक कंपनी का जो बिजनेस है वो है बेसिक केमिकल बनाना, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। अभी उसका नाम इन्होंने क्लोरो एल्कलाइज कर दिया है। तो जनरली वो इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर जो है, डोमेस्टिक यूज़ के अंदर जो बेसिक केमिकल्स लगते हैं वो मटेरियल्स हैं। दूसरा इनका जो मेन बिजनेस है जो इसी मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर है, वो है एग्रो केमिकल्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स वाला जो बिजनेस है। और दूसरा जो बिजनेस है वो बिजनेस है पिगमेंट्स का। पिगमेंट्स कलर्स होते हैं, तो जो कलर्स हैं उसके अंदर ब्लू पिगमेंट के अंदर ये जानी मानी कंपनी है। और आपको बता दूं कि 50 रुपीज़ की जो करेंसी नोट है उसके अंदर भी जो ब्लू पिगमेंट है वो इनका डलता है।
तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करें हम, और ये कंपनी जो है पोर्टफोलियो वाइज जो है कैसी है कैसी नहीं है, ये तो देखिएगा आपने खुद डिसाइड करना है। मैं इसका रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ। वैल्यूशंस वाइज कैसी लग रही है, तो देखिएगा मैं रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम इसकी रिजल्ट की बात करें, मैं एक एक पहलू पर जो आपके साथ बात करूँगा ध्यान से समझिएगा, एक निष्कर्ष भी जो है लास्ट में निकाल के आपको दूंगा इसका। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है इसके रिजल्ट के अंदर। इसके रिजल्ट में खास बात ये कि जो पिछले साल के पिछले क्वार्टर के अंदर जो सेल हुई थी, जो पिछले क्वार्टर में जो सेल हुई थी, वो देखिएगा उस सेल के बराबर बराबर ही सेल लगभग। ये जो फिगर्स हैं लाख्स में लिखे हुए, तो मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 520 करोड़ की सेल है, पिछले बार 522 करोड़ की, तो पिछले साल थी 557 करोड़ की सेल्स। इसका मतलब है सेल्स में डी ग्रोथ देखने के लिए मिला, और जो 8 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसका भी इंपैक्ट इसके अंदर है। ये इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा अदर इनकम की जो फिगर है, यहाँ पे अदर इनकम नेगेटिव थी, यहाँ पे केवल 7 करोड़ थी और यहाँ पे 26 करोड़ थी। तो रेवेन्यू जो है यहाँ पे बढ़े पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ड्यू टू द अदर इनकम्स। तो अदर इनकम्स का जो फीचर्स है, जो पिछले साल जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव था, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। और देखिएगा ये सभी कंपनियां करती हैं, जब उनकी इनकम्स कम होती है तो जो अदर इनकम वाली जो पीरियड होता है वो यहाँ पे बुक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, या बाकी तरीके की जो इनकम्स होती है, उनको बेच कर भी जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं, या उनकी जो डिविडेंड इनकम है वो यहाँ पे एडजस्ट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर कंपनियां करती हैं। जब भी उनके प्रॉफिट्स में थोड़ी सी कमी लगे, या उनको लगे कि मार्केट जो है इस टाइम पे सीवियरली जो है रिएक्ट कर सकती है, तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी ईपीएस को मैनेज करनी। बड़ी से बड़ी कंपनी, मैं आपको ब्लू चिप कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर अब मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट आपको घटती हुई नजर आई। आप देख के खुश हो जाएंगे जी, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो है वो कम हो गई, क्योंकि जहाँ 300 करोड़ की थी दोनों क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी, वहाँ आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशंस हैं वो आपको क्या नज़र आ रही हैं, वहाँ पर आप देखिएगा आपको जो नज़र आ रही हैं वो आ रही है 207 करोड़ की। तो आपको लगेगा अरे यार कंपनी ने कितनी जो है रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम की, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये इन्वेंट्री की फिगर है, ये इन्वेंट्री की फिगर है जो 73 करोड़ घट गई है, यानी कि जो 73 करोड़ की पुरानी इन्वेंट्री थी वो यूज हो गई, जबकि इन पिछले में जो माल बनाया था उसमें से 33 करोड़ की बचा रखी थी दोनों क्वार्टर्स के अंदर, 33 करोड़ की। और इस बार जो ये थी जो पुरानी इन्वेंट्री थी उसको सेल कर दिया। तो एक इसका पॉजिटिव आउटकम है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव आउटकम ये है कि जो पुराना माल था वो सारा निकल गया इस बार, तो माल आपके पास जो है बचा नहीं। और सीधी सी बात है, चाइना से भी जो है सप्लाई शॉर्ट थी, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशंस पहले हो गई थी, तो इनके पास जो पुराना माल था वो निकालना इनके लिए मजबूरी भी थी। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक तो ये है कि पुराना माल निकल गया, दूसरा ये कि माल निकालना क्यों पड़ा, चाइना की वजह से। तो ये जो पुराना माल निकल गया, उसके बाद एम्प्लॉइज़ के जो खर्चे थे इस क्वार्टर में घटते नजर आए। और इसके ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी हमने सवाल किया था कि जी एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट कैसे बढ़ते जा रही है, तो मैनेजमेंट ने आश्वस्त किया था कि देखिएगा ये कॉस्ट ऐसा नहीं है, हम कुछ एक्सपेंशंस कर रहे थे उसकी वजह से, या जो हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की थी उसकी वजह से ये बढ़ी थी, तो वो क्या मैनेज होती हुई है। ये फाइनेंस कॉस्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में अगर देखें तो कम है। तो फाइनेंस कॉस्ट इसी दायरे में रहती है इनकी, करीबन 12-13 करोड़ से लेके और 20-22 करोड़ के बीच की जो है इनकी रहती है, तो उसी दायरे में, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस की फिगर भी मोर और लेस एक जैसी है। प्रॉफिट देखिएगा आपको यहाँ पे पिछले क्वार्टर के से कम और पिछले ईयर ऑन ईयर से बहुत ज़्यादा कम आपको नजर आएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में ज़्यादा फर्क नहीं है, जबकि लॉकडाउन भी था। तो देखिएगा यहाँ पे 72 करोड़, 76 करोड़ के मुकाबले 72 करोड़, लेकिन ये सीजन इनका अच्छा होता है। पिछले बार 98 करोड़ था, अब के 114 करोड़ था, अब क्या यहाँ पे घट के 72 करोड़ है। मार्केट ने देखा ये उठा के शेयर को पटक दिया। यहीं पे हमने गलती नहीं करनी है, यही मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये जो रिजल्ट हैं ये किस तरीके के, वो अब आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब देखिएगा थोड़ी देर बाद बताने से आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्या है, ये प्रॉफिट घटा है, ये देखिए घटा है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको मना नहीं कर रहा, घटा है, किस कारण से घटा है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर उसके बाद जो करंट टैक्स है उसकी फिगर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट जो अदर आइटम्स के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जो है करीबन 1-1.5 करोड़ के जो है हर बार रहते हैं। तो अब ये देखिएगा, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 5 यानी कि 56 करोड़ की है। इस पिछले क्वार्टर 56 की थी, लेकिन पिछले साल ईयर ऑन ईयर 76 करोड़ की थी, यहाँ घटते हुए कम नजर आई। अब मैं आपको वो कारण बताता हूँ कि प्रॉफिट घटे क्यों है। देखिएगा इनका 3 तरीके का बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 3 तरीके का बिजनेस है। जो बेसिक केमिकल का बिजनेस है इनका, जो क्लोरो एल्कलाइज वाला बिजनेस है, वो पिछले साल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था,
और वहाँ पे रियलाइजेशंस भी ज़्यादा थी, प्राइस बढ़े हुए थे, तो वहाँ पे जो मार्जिन्स आया था वो बिजनेस ना साइक्लिकल है। जब उसकी साइकिल अप ट्रेंड में होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट आते हैं, जब उसकी साइकिल डाउन ट्रेंड में होती है तो प्रॉफिट नहीं आते या लॉस भी हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, तो वो जो साइक्लिकल बिजनेस है उसमें प्रॉफिट थे, जो इस बार नहीं है। लेकिन जो इनका एग्रोकेमिकल बिजनेस है या पिगमेंट बिजनेस है उसमें प्रॉफिट कहीं पर भी कम नजर नहीं आई है। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वहाँ पे कोई भी आपको कमी नजर नहीं आई है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ओनर्स की जो को प्रॉफिट मिला वो मिला 50 करोड़ का। अब 50 करोड़ और 25 करोड़ की इक्विटी, यानी कि 1 रुपये का जो शेयर है इनकी फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रुपये 2 पैसे की ईपीएस आई, जो कि पिछले बार जो है 2.61 थी। मार्केट ने कहा यार ईपीएस गिर गई, शेयर को पटक दो, खत्म बात। तो भाई साहब आप ये बात देखिए, मार्केट के अंदर पूरे साल भर के दौरान ये शेयर का जो हाई है वो 65-66 रुपये के आसपास है, बस 55-65 के आसपास इसका जो शेयर प्राइस है कितना है, 65-66 के आसपास। तो ये 65-66 रुपये से देखिए मार्केट में कहाँ से कहाँ आ गए दिग्गज शेयर्स। बजाज फाइनेंस 4800 से 2400 रुपये आ गया। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अच्छे दिग्गज शेयर्स, ठीक है। एनबीएफसी के तो सारे शेयर, अच्छे बैंक आधे रेट पे हो गए हैं। तो ये जो शेयर है अगर आज 50 रुपये में मिल रहा है तो ये करेक्ट नहीं हुआ है, और सिंपल सी बात है इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। तो जब ये 65 रुपये का था अब 50 रुपये का, तो जितना प्रॉफिट गिरा है उतना तो वो डिस्काउंट हो ही गया। तो क्या ये शेयर लेना है या नहीं लेना है, देखिएगा ये तो आपने डिसाइड करना है, पर मुझे वैल्यूएशन वाइज सस्ता लग रहा है। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां पर अगर हम बात करें तो सेगमेंट रिपोर्ट की बात करनी सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसका निष्कर्ष वहीं पे देखिएगा। अब ये देखिएगा, मैंने कहा था ना कि 3 तरीके के बिजनेसेस हैं, एक तो पिगमेंट बिजनेस है, एक एग्रोकेमिकल्स है, क्लोरोएल्कलाइज एंड डेरिवेटिव्स है, और अदर अलोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 14 से 16 है, ये 15 से 16 है, यानी कि पिगमेंट गुड है, रेवेन्यू बढ़ के आया। ये एग्रोकेमिकल्स, तो एग्रोकेमिकल्स सेम है, जितना पिछले बार था उससे भी ज़्यादा बढ़ के आया है। पिछले साल जो है 230 करोड़ था, इस बार 239 करोड़ है। यहाँ है दिक्कत, देखिए ये जो बेसिक केमिकल क्लोरोएल्कलाइज के अंदर ये जो बिजनेस है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो बिजनेस है ये जिसको हम बेसिक केमिकल कह रहे हैं, 119 करोड़ जो कि 193 करोड़ था, ये पिछले क्वार्टर में 156 था। और ये जो बिजनेस है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। इसके जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो लॉकडाउन के बाद इस बिजनेस में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो घट रहा है, और क्योंकि इसमें मार्जिन्स है नहीं। लेकिन इसके अंदर एक सबसे खास बात की कि लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसे रही तो इनके प्राइस भी जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जो चाइना से जो माल आता था वहाँ से इनको जो है कंपटीशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी तरीके की जो है कुछ साइकिल के अंदर चेंज आने की भी संभावना है। तो हालांकि ये बिजनेस अभी अच्छा नहीं करेगा ये, लेकिन ये पिगमेंट में भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कलर वाला बिजनेस ना इंडस्ट्रियल यूज में भी होता है। और एग्रोकेमिकल डन एकदम बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलता रहेगा, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स, और आप देखेंगे भी जो इस तरीके के जो शेयर्स हैं जो एग्रोकेमिकल्स हैं वो अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं या बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर चल रहे हैं। चाहे यूपीएल की बात करिए, चाहे पीआई इंडस्ट्रीज की बात करिए, आज इंटेक्साइड इंडिया जो है बहुत अच्छा चला, इसी तरीके से भारत रसायन। तो जो बाकी कंपनीज आप देखिए वहाँ पे ज़्यादा जो दिक्कत आ नहीं रही है। अब देखिएगा सेगमेंट रिजल्ट में भी देखो, अब यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे, यहाँ पे 14 करोड़ के प्रॉफिट थे पिगमेंट के अंदर पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ थे, उन दोनों को आउट परफॉर्म किया 25 करोड़। एग्रो में पिछले साल 38 करोड़ के थे इस क्वार्टर में प्रॉफिट, इस बार है 46 करोड़ के, और पिछले क्वार्टर में थे 44 करोड़ के। तो ये देखिएगा हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है एग्रोकेमिकल्स के अंदर और पिगमेंट के अंदर भी। लेकिन प्रॉफिट गए कहाँ, यहाँ 80 करोड़ के प्रॉफिट थे, यहाँ 29 करोड़ के प्रॉफिट थे क्लोरोएल्कलाइज और डेरिवेटिव्स में, जो प्रॉफिट घटकर अब केवल 19 करोड़ रुपये हो गए। इसने पूरा गेम बिगाड़ दिया, आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये जो असेट्स हैं पिगमेंट असेट्स एग्रोकेमिकल क्लोरोएल्कलाइज के अंदर, ये सब आपकी देखिएगा असेट्स जो हैं वो पिगमेंट के अंदर सेम है, एग्रो में इन्होंने बढ़ा दिए, थोड़ा एक्सपेंशन है, और इसमें तो जबरदस्त एक्सपेंशन थे। तो अभी इसमें इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चा आया नहीं क्लोरोएल्कलाइज में, लेकिन ये बिजनेस जो है अलग कंपनी के माध्यम से किया जाता है, क्लोरोएल्कलाइज एंड डेरिवेटिव्स का बिजनेस। इसमें काफ़ी जबरदस्त एक्सपेंशन है इनके पास, मैं बता भी देता हूँ आपको। और इसके अलावा इस बिजनेस को जो है कंपनी डीमर्ज करके जो शेयर होल्डर्स को अलग से शेयर अलॉट करने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है,
तो इसके शेयर्स की जो फेस वैल्यू जो क्लोरो एल्कलाइज और डेरिवेटिव्स वाला बिजनेस है, तो कुल मिला के आप लोगों को लगता होगा कि ये जो बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं ये खराब है। लेकिन इसके अंदर जो है अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर्स को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये रिजल्ट खराब नहीं है 50 रुपये के प्राइस के ऊपर। हो सकता है कि क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर आज एफआईज ने जबरदस्त सेलिंग करी है मार्केट के अंदर, और करीबन 2,500 करोड़ से ऊपर की सेलिंग एफआईआईज की तरफ से जो हुई है, तो हो सकता है कि मार्केट में जो है पेन देखने के लिए मिले। बट हो सकता है कि शेयर प्राइस है करेक्ट हो सकता है, और जो भी आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लें, उसके बाद ही जो है निवेश करें किसी भी तरीके की बाय सेल की। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है वैल्यूएशन वाइज जो है ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ऐसा भी नहीं है कि बैलेंस शीट में डेट बहुत बढ़ रहा है, तो डेट की पोजीशन भी कंफर्टेबल। अगर इनकी बोरोइंग्स की बात भी करेंगे आप तो देखिएगा 450 करोड़ की बोरोइंग से बढ़कर 473 है, वो एक्सपेंशन के अंदर है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 201 करोड़ से घट के 186 करोड़ हैं। तो बोरोइंग्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इनकी बोरोइंग्स हो रही है, उधार ज़्यादा हो रहा है या डेट इक्विटी, और ये जो डेट इक्विटी है इनकी मैनेजेबल है। तो और डेट तो देखिए इस तरीके की कंपनी में रहेगा जब तक ये, लेकिन डेट ऐसा नहीं है जैसा कि आजकल मार्केट में बात की जा रही है। अगर आप डेट इक्विटी रेशियो की भी बात करेंगे तो ये देखिएगा ओनर्स की जो इक्विटी है, अगर हम बात करें इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट्स, ये अभी भी देखिएगा बुक वैल्यू जो है 1209 करोड़ की है। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये करीबन 480 करोड़ के लगा लीजिएगा, 180 के, तो करीबन 600 करोड़ के आसपास का इनका है। तो डेट इक्विटी आज भी लगाओगे आप तो कितनी मिलेगी डेट इक्विटी? डेट इक्विटी 0.5 से कम है। डेट इक्विटी 0.5 से कम है। और अगर आपकी डेट इक्विटी 0.5 से कम है तो आप सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर 0.5 से अगर डेट इक्विटी कम है तो ये कंफर्टेबल मानी जाती है। हालांकि देखिएगा अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड के बाद क्या इन कंपनीज में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जो है आपकी वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी जो है बनी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा निवेश करने से पहले जो है इन सभी पहलुओं पर आपने विचार करना पड़ेगा। और मुझे वैल्यूएशंस वाइज अभी महंगा नहीं लग रहा, हालांकि मार्केट कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि शेयर प्राइस के अंदर अभी आपको मूवमेंट देखने के लिए ना मिले। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।